स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत राजपूत वंश के बारे में। राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, प्रमुख राजपूत वंश कौन कौन से हैं और उनका इतिहास क्या है, सभी टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। राजपूत वंश का जो इतिहास है, राजपूत वंश का जो काल है वो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है, या फिर किसी किसी बुक में आपको 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भी लिखा जाता है। तो आपको ये काल, इसका जो समय पीरियड है ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद भारत में ऐसा शक्तिशाली कोई राजा नहीं हुआ जिसने भारत के बृहद भाग पर एक छत्र राज किया हो। इस युग में भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया जो आपस में लड़ते रहते थे। इनके राजा राजपूत कहलाते थे। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहास में कई मत प्रचलित हैं। इसमें पहला है विदेशी उत्पत्ति। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत वह विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। राजपूतों को विदेशी सिथियन जाति की संतान मानते हैं। ये मानते हैं कर्नल जेम्स टॉड। और V.A. स्मिथ के अनुसार शक तथा कुषाण जैसे विदेशी जातियां भारत में आकर यहाँ के समाज में पूर्णतः घुल मिल गई। इन विदेशी और देसी जातियों के मिश्रण से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। भंडारकर तथा कनिंघम के अनुसार राजपूत विदेशी से। तो आपको ये सभी बातें भी ध्यान रखनी है। प्राचीन क्षत्रियों के वंशज, ये कहा था गौरी शंकर ओझा ने। गौरी शंकर ओझा के अनुसार जो राजपूत थे वो प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे। अग्निकुंड से उत्पत्ति का भी सिद्धांत है। यह पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक हैं चंद बरदाई, के वर्णन पर आधारित है। जब पृथ्वी दैत्यों के आतंक से आक्रांत हो गई तब महर्षि वशिष्ठ ने दैत्यों के विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण कर वहां पर यज्ञ किया था। इस यज्ञ से 4 योद्धाओं, ये हैं प्रतिहार, परमार, चौहान एवं चालुक्य की उत्पत्ति हुई थी। भारत में अन्य राजपूत वंश जो भी हैं वह इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, यानी इन्हीं की संतान हैं। राजतरंगिणी में 36 क्षत्रिय, राजतरंगिणी में 36 क्षत्रिय कुलों यानी गोत्र का वर्णन मिलता है। राजपूत वंश टोटल 36 कुल हैं इसमें। इसके अंतर्गत जो सूर्य वंश है इसके 10 हैं, चंद्र वंश में 10 हैं, अग्निवंश के 4 हैं जो हमने देखे हैं, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य हैं, और ऋषि वंश में 12 हैं। तो राजपूत वंश के 36 कुल हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं ये चौहान वंश है, यहाँ पे परमार है, यहाँ पे चालुक्य हैं, इस तरफ यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार रहते हैं, और ये गहड़बाल हैं, ये चंदेल हैं, यहाँ पे ये कलचुरी वंश का शासन है। तो अब हम एक एक करके सभी राजपूतों के बारे में जानते हैं। पहले देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। इसके संस्थापक हैं नागभट्ट प्रथम। इनकी राजधानी उज्जैन थी और बाद में कन्नौज हो गई। प्रतिहारों का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज थे। इन्हें भोज प्रथम भी कहते हैं। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। महोदया, ये नाम ध्यान रखना है, यह कन्नौज का दूसरा नाम है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राज्यपाल के साम्राज्य पर गजनी के महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके कुछ प्रमुख राजा हैं जिनके बारे में देख लेते हैं। ये हैं भोज प्रथम, इन्हें मिहिर भोज भी कहते हैं, महेंद्रपाल, महिपाल, राज्यपाल, और इसके अंतिम राजा हैं यशपाल। अब देखते हैं चौहान या फिर चहमान वंश के बारे में। इसके संस्थापक हैं वासुदेव। इनकी प्रारंभिक राजधानी थी अहित छत्र। बाद में अजय राज तृतीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। शुरुआत में यह प्रतिहारों के सामंत थे। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये चौहान वंश का साम्राज्य है और ये 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य में भारत पर इन्होंने शासन किया था। अब देखते हैं इसके बारे में अन्य टॉपिक।
पृथ्वीराज तृतीय, इनका जो समय है वो है 1177 से 1192 की ईस्वी के मध्य में। इस वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय का कन्नौज के जयचंद के साथ मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे। जयचंद ने अपनी बेटी संयुक्ता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। हालांकि वह राजकुमारी को बलपूर्वक ले जाने में सफल रहे थे। उनके दो दरबारी कवि थे, ये थे चंदबरदाई, इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो, और जयंका थे, इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज विजय। तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1191 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी एवं गौरी की हार हुई थी। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। इसमें गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। इनका साम्राज्य आप मैप में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं गहेड़वाल वंश के बारे में। इसके संस्थापक हैं चंद्रदेव। 1090 ईस्वी में किया था इन्होंने इसकी स्थापना। राजधानी इनकी थी वाराणसी। सूर्यवंशी क्षत्रिय होने का इन्होंने दावा किया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। गोविंद चंद्र गहेड़वाल की रानी कुमार देवी ने बौद्ध मतानुयायी थी ये। उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। इनका जो साम्राज्य विस्तार है भारत के मैप में आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये गोविंद चंद्र के समय का है। 1150 का मैप है ये। अब हम देखते हैं परवार वंश के बारे में। इसके संस्थापक हैं उपेंद्र राज। राजधानी इनकी थी धारा नगरी और प्राचीन राजधानी थी उज्जैन। परवार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे ये थे राजा भोज। कविराज की उपाधि से ये विभूषित थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक ये है सम्रांगण सूत्राधार। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलू खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। तो ये इतिहास है परमार वंश का। इनका जो मैप है आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इनके साम्राज्य का विस्तार। ये 1000 AD का मैप है। अब हम देखते हैं सोलंकी वंश या फिर इन्हें कहते हैं गुजरात के चालुक्य शासक के बारे में। इनका मैप आप यहाँ देख सकते हैं, इनके साम्राज्य का विस्तार इस मैप में। इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम। इनकी राजधानी थी अनहिड़वाड़। भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान गजनी के महमूद ने गुजरात पर आक्रमण किया और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर ये जैन तीर्थकर भगवान ऋषभ को समर्पित है। 1031 ईस्वी में उनके मंत्री विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने मोढेरा में सूर्य मंदिर भी बनवाया था। जैन विद्वान हेमचंद्र शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में है पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय, इन्हें भीम द्वितीय भी कहते हैं, ने उसे परास्त कर दिया। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। अब हम देखते हैं चंदेल वंश के बारे में जो कि बुंदेलखंड में स्थित थे। इसके संस्थापक हैं नन्नुक। इसकी स्थापना की थी इन्होंने 831 ईस्वी में। ऋषि चंद्र त्रेय चंद्रमा से पैदा हुए से अपने वंश का इन्होंने दावा किया है कि ये चंद्र वंश से संबंधित हैं, चंद्रमा से पैदा हुए हैं। शुरू में गुर्जर प्रतिहारों के ये सामंत थे। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाग भुक्ति कहलाया था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने 5
यशोवर्मन ने 954 ईस्वी में कलिंजर किले पर विजय प्राप्त की थी। उसके शासनकाल के दौरान लक्ष्मण मंदिर, जो कि खजुराहो में है, इसका निर्माण किया गया। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर थी, यानी महोबा में थी। तो आपको चंदेल वंश से कुछ टॉपिक ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक जयपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया था। आल्हा-उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्दिदेव यानी परमल के सेना नायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डट कर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। जो चंदेल वंश का साम्राज्य है वो आप मैप में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं तोमर वंश के बारे में। इसके संस्थापक हैं अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर 736 ईस्वी में दिल्ली यानी छिलका की स्थापना करते हैं। दिल्ली में अपनी राजधानी के साथ हरियाणा पर शासन किया इन्होंने। ये प्रतिहारों के सामंत थे। महरौली में लौह स्तंभ अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। सूरजपाल, जो इस वंश के एक अन्य प्रसिद्ध शासक थे, ने सूरज कुंड जलाशय हरियाणा में जो स्थित है इसका निर्माण किया था। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पृथ्वीराज को दिल्ली अपने पिता से विरासत में मिली थी, यानी ये पृथ्वीराज के नाना का घर था यहाँ दिल्ली में। पृथ्वीराज के चाचा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा दिल्ली को चौहान क्षेत्र में ले लिया गया था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। तो ये हरियाणा और दिल्ली का जो क्षेत्र है यहीं पर तोमर वंश ने शासन किया था। अब हम देखते हैं कलचुरी यानी चेद राजवंश के बारे में। इसका साम्राज्य विस्तार आप इस मैप में देख सकते हैं। इसके संस्थापक थे कोकल। 845 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की। इसकी राजधानी थी त्रिपुरी, जो कि जबलपुर के पास स्थित है। गोदावरी और नर्मदा नदियों के बीच में स्थित था। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। तो आपको राजपूत वंश से संबंधित कुछ ये राजवंश के बारे में ध्यान रखना है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। राजपूत समाज अपने संगठनात्मक ढांचे में सामंती था। यह विभिन्न कुलों और राज्यों में विभाजित था। प्रत्येक राज्य में एक या एक से अधिक वंशानुगत शासक घराने का शासन होता था। वे आपस में लड़े और इस प्रक्रिया में थक गए। उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था और उनमें राष्ट्रीय चेतना का भी अभाव था। वे राजनीतिक एकता पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते थे। भूमि के लिए कोई लिखित कानून नहीं था और अधिकांश राजपूत राज्यों पर स्थानीय रीति रिवाजों और परंपरा के आधार पर शासन किया जाता था। उपरोक्त सभी कारणों के कारण मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए इसे आसान बना दिया और जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो आंतरिक कमजोरी के कारण भारतीय समाज का पतन हो गया। राजपूत मुस्लिम आक्रमण से हिंदू धर्म और संस्कृति के मुख्य रक्षक थे। वे महान योद्धा थे और उन्होंने अपने परिवार कबीले के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। राजपूत महिलाओं को समाज में काफी स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त था। वे अपनी शुद्धता और अपने पति की भक्ति के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए शान से जौहर प्रथा कर लिया था। तो आपको कुछ ये टॉपिक राजपूत वंश से संबंधित ध्यान रखने हैं। अब इससे संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी सही होगा इसमें।
गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो ये बनवाया था सारनाथ में। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। आल्हा उदल संबंधित थे, तो ये संबंधित है महोबा से। ऑप्शन यहाँ पे ये महोबा से संबंधित है। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये ऊपर हमने देखा है, इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। ऑप्शन डी सही है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो ये है जयांक। ऑप्शन सी सही है इसमें। राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो ये किया था तोमर वंश ने। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ज़ेसाक भुक्ति प्राचीन नाम था, तो ये नाम था बुंदेलखंड का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो ये थे ज़ेसाक भुक्ति के चंदेल शासक। ऑप्शन ए सही है। महानतम प्रतिहार राजा थे, तो इसमें मिहिर भोज थे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आर्य वराह थी? तो ये थे राजा मिहिर भोज। ऑप्शन सी सही है इसमें। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो ये किया था नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन ए सही है। महोदया किसका पुराना नाम है? तो ये है कन्नौज का। ऑप्शन सी सही है। राजा भोज ने शासन किया था, तो ये किया था धार पर। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? तो ये थे भोज। ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन परवान वंश का शासक नहीं था? तो ये है गांगेय देव, ये चेदी राजवंश से संबंधित हैं। बाकी सभी जो उपेंद्र, मुंज, उदयादित्य ये परमार वंश से संबंधित हैं। तो ये सभी आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।